यूपी देखना है, यूपी स्पेशल है ना, यूपी स्पेशल ये देखना है। उत्तर प्रदेश को देखना है क्या है। तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था? यूपी का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ, और तब से ये क्या कहलाता है? यूपी यहाँ पर कहलाता है। या उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या है? लखनऊ। राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ क्या है? राजधानी है। और यूपी की अगर हम देखें, यूपी जो है तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। राजधानी क्या है? लखनऊ। और इसकी अगर हम धार्मिक राजधानी देखें तो धार्मिक राजधानी है वाराणसी। वाराणसी। और आर्थिक राजधानी है यहाँ पर कानपुर। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। और वाराणसी क्या है? धार्मिक राजधानी है। और कानपुर क्या है? कानपुर इसकी आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी है। अगर हम न्यायिक तौर पर देखें तो न्यायिक राजधानी यहाँ पर हम मान सकते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? इसकी न्यायिक राजधानी है। तो ये यूपी है। यूपी की अगर राजधानियों को देखा जाए तो सामान्य तौर पर जो लखनऊ है वो क्या है? इसकी राजधानी है। और वाराणसी कैसी है? धार्मिक राजधानी। कानपुर आर्थिक राजधानी और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी। ये चार। या फिर हम सीधा कहें कि राजधानी क्या होगी? लखनऊ होगी। लेकिन इन चार को, इन अन्य शहरों को क्या है यहाँ पर ये नाम दिया गया है कि वाराणसी क्या होगी? वाराणसी होगी यहाँ की धार्मिक राजधानी। इलाहाबाद नहीं होगी। इलाहाबाद तीर्थ राज है, लेकिन आर्थिक क्या नाम? धार्मिक राजधानी क्या होगी? वाराणसी। और कानपुर क्या होगी? आर्थिक, इकोनॉमिक बेल्ट यहाँ पर है, इसलिए क्या होगी? आर्थिक राजधानी होगी। इलाहाबाद को सामान्य तौर पर न्यायिक राजधानी के रूप में कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि राजधानी है। ठीक, तो लखनऊ क्या होगी? इसकी जो मुख्य राजधानी वो क्या होगी? लखनऊ होगी। अगर हम देखें प्रदेश की जो राजधानियां रही हैं तो 1858 तक तो आगरा रही है। 1858 तक यहाँ की राजधानी क्या रही है? आगरा। 1858 तक क्या रही? आगरा। 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक यहाँ की राजधानी रही है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या रही है? 1858 से 1921 तक यहाँ की राजधानी इलाहाबाद रही है। और 1921 से यहाँ की राजधानी क्या हो गई है? लखनऊ। 1921 के बाद यहाँ से राजधानी क्या हो गई है? लखनऊ। 1921 से अब तक इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ये तीन चीजें। 1858 तक क्या रही? आगरा। 1858 के बाद क्या रही? इलाहाबाद। और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही। फिर 1921 से अब क्या बन गई? लखनऊ बन गई। जहां तक ध्यान हो तो 1858 में आया था भारत सरकार अधिनियम, जो 1857 के विद्रोह के बाद आया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो इस समय भारत का वायसराय था, गवर्नर था, जो वायसराय बन गया था, उसने 1 नवंबर 1858 को क्या पढ़ी? इलाहाबाद में ही महारानी की घोषणा को पढ़ा। और राजधानी क्या बनी? यहां से इलाहाबाद बनी। तो ये यूपी की राजधानी। अगर हम देखें तो लखनऊ क्या है? राजधानी है। वाराणसी क्या है? धार्मिक राजधानी है। कानपुर क्या है? आर्थिक राजधानी है। इलाहाबाद को हम न्यायिक राजधानी के रूप में कह सकते हैं। 1858 में इसकी राजधानी 1858 तक क्या रही? आगरा रही। 1858 से 1921 तक क्या रही? इलाहाबाद रही। और 1921 से अब तक क्या रही? लखनऊ। अब तक क्या है इसकी राजधानी? लखनऊ है। तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का अगर पुराना नाम देखें हम तो 1836 में इसको कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से हम क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से हम यूपी को कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। तो इसके बाद 1877 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। 1877 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, जिसमें अवध और आगरा शामिल था। इसमें क्या था? अवध और आगरा शामिल था। तो 1836 से इसका नाम दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसके बाद 1877 में इसको नाम दिया गया संयुक्त प्रांत, जिसमें अवध और आगरा भी शामिल था। इसके बाद 1937 से इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत। 1937 से इसका नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। 1937 को बन गया क्या? ये संयुक्त प्रांत या फिर जॉइंट प्रोविंस, ये बन गया। तो इसके बाद 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको नाम दे दिया संयुक्त प्रांत की जगह उत्तर
प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या दे दिया, नाम दे दिया गया। तो 24 जनवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश को 1836 से हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते हैं उत्तर प्रदेश को। इसके बाद 1877 तक इसका नाम क्या रहा, संयुक्त प्रांत रहा, जिसमें अवध और आगरा दोनों शामिल होते थे। 1937 में इसको नाम दे दिया गया संयुक्त प्रांत का। फिर 24 जनवरी 1950 को इसको नाम क्या दे दिया गया, उत्तर प्रदेश दे दिया गया। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया, इसका पुनर्गठन हो गया। इसका क्या होगा, पुनर्गठन हो गया। तो ये 4 नाम यहाँ पर, इसके 4 नाम कि 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत, अवध और आगरा शामिल था, फिर संयुक्त प्रांत कहा गया, फिर उत्तर प्रदेश कहा गया, ये 4 नाम। और यहाँ पर इनकी राजधानियां हैं कि कौन कौन सी क्या राजधानियां बनी और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है ये राजधानी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो 75 है, 75 है। और संभागों की संख्या कितनी है, 18। मंडल कितने हैं, 18 हैं, और जिले कितने हैं, 75 हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिले थे 71। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों की संख्या थी 71। और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, 75। और संभाग कितने हैं, संभाग यहाँ पर है 18 संभाग है, और जिले कितने हैं, 75 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले थे 71, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 75, 75 जिले हैं। और जो मंडल है, संभाग है, वो कितने हैं, 18 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानमंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल यहाँ पर द्विसदनात्मक है, जिसमें एक विधान परिषद है और एक विधान मंडल है। एक क्या है, विधान मंडल। तो ये उत्तर प्रदेश की क्या है, राजनीतिक संरचना है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, विधानमंडल होगा। और विधानमंडल में क्या होंगे, एक तो विधान परिषद होगा और दूसरी क्या होगी, दूसरी यहाँ पर होगी विधानसभा। दूसरी क्या होगी, विधानसभा। तो विधानमंडल में पहला क्या होगा, पहला विधानमंडल में होगा विधान परिषद, और दूसरा क्या होगा, विधानमंडल में विधानसभा। विधान परिषद सामान्यतः राज्यसभा जैसी होती है, राज्यसभा जैसी होती है। आर्टिकल 169 कहता है, विधान परिषद के बारे में प्रावधान करता है कि अगर संविधान का आर्टिकल 169 कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा वहां पर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि संबंधित राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर दी जाए या फिर इसकी समाप्ति कर दी जाए, तो संसद क्या करती है, उस राज्य में या तो विधान परिषद स्थापित कर देती है या फिर पहले से तो उसको समाप्त कर देती है। जैसा कि वो लोग कहें, विधानसभा में अगर प्रस्ताव पारित होता है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से कि हमारे राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर दी जाए, तो संसद क्या करेगी, स्थापना कर देगी। और अगर कोई राज्य विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे राज्य, जो हमारा राज्य है, हमारे राज्य से विधान परिषद खत्म कर दी जाए, तो संसद क्या करेगी, खत्म करेगी। तो ध्यान रखना, विधान परिषद एक ऐसा अंग है जो भंग नहीं होता है, जो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। भंग नहीं होता है, लेकिन इसका उन्मूलन किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा के जैसी ही है, लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं। विधान परिषद को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर होगी। तो यूपी में क्या है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधान परिषद में अगर सदस्यों की संख्या देखें तो 99 + 1 है, और अगर विधानसभा में संख्या देखें सदस्यों की तो यहाँ पर संख्या है 403 + 1। यहाँ पर जो एक मेंबर है ये एंग्लो इंडियन का होगा, एंग्लो इंडियन का ये एक मेंबर होगा। तो 99 + 1 यानी कि 100 क्या है, यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं, और 404 क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। तो ये संरचना है यहाँ की राजनीतिक। तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों यूपी में है, दोनों क्या है, यूपी में है। और अगर हम देखें लोकसभा जो है यूपी में, अगर हम देखें तो लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है।
इनमें से अगर हम देखें तो 17 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो कैसी होती हैं, सुरक्षित होती हैं, अर्थात जो आरक्षित सीटें होती हैं, ये सुरक्षित सीटें एससी एसटी के लिए क्या है लोकसभा की। 80 में से 17 सीटें क्या है सुरक्षित है। जबकि विधान परिषद की बात करें और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो है, विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में 86 सीटें सुरक्षित हैं। 86 सीटें क्या है सुरक्षित है। इसमें से 84 प्लस 2 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए, 84 एससी के लिए 2 एसटी के लिए। क्योंकि यूपी क्या है, यूपी भारत का सबसे बड़ा, यूपी में क्या है भारत की सबसे अधिक एससी जनसंख्या निवास करती है। एससी जनसंख्या क्या है निवास करती है यूपी में सबसे अधिक। तो 84 सीटें क्या होगी विधानसभा की एससी के लिए होंगी और 2 सीटें किसके लिए होंगी एसटी के लिए होंगी। जैसे सबसे अधिक एसटी कहां निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। तो एससी कहां करेंगे यूपी में और एसटी कहां करेंगे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो विधानमंडल है, विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनेगा। विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगी। विधान परिषद में 100 मेंबर होंगे 99 प्लस 1 और विधानसभा में 404 मेंबर होंगे 403 प्लस 1। यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटों में से 86 सीटें कहाँ होंगी आरक्षित होंगी या फिर सुरक्षित सीटें होंगी, जिनमें से 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए होंगी। यूपी में संसद में अगर हम देखा जाए तो यूपी का प्रतिनिधित्व संसद में क्या है, तो यूपी का जो प्रतिनिधित्व संसद में है वो लोकसभा में 80 सीटों का है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं 80 हैं यूपी के लिए और राज्यसभा में कितनी है 31 है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं 80 और राज्यसभा में कितनी है 31 सीटें हैं यूपी के लिए। तो सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसको है यूपी को है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो अपनी जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख कुछ है, तो लगभग 20 करोड़ है। तो इस आधार पर क्या है यूपी में सर्वाधिक सीटें क्या है लोकसभा की और राज्यसभा की पाई जाती हैं। हमारे यहाँ का जो हाईकोर्ट है, यूपी का जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हाईकोर्ट कहां पर है इलाहाबाद में है और इसकी खंडपीठ कहां पर है लखनऊ में। खंडपीठ कहां पर है लखनऊ में। और जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी कब की गई थी 1866 में। हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी 1866 में हुई थी। 1866 में क्या की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी और लगभग इसमें क्या है 160 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 160 के करीब क्या है न्यायाधीश हैं। तो यूपी का हाईकोर्ट कहां पर है इलाहाबाद में है और खंडपीठ कहां पर है लखनऊ में। हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में और यहाँ पर वर्तमान में अगर देखें तो 1800 वर्तमान में देखें तो 160 के करीब क्या है यहाँ पर न्यायाधीश बैठते हैं, यहाँ पर न्यायाधीश यहाँ पर हैं। अब यूपी में अगर हम देखें तो यूपी में जो गांव की संख्या है वो गांव की संख्या है 1,06,774। जो यूपी है यूपी में गांव की संख्या अगर देखी जाए तो गांव की संख्या क्या है 1 लाख से अधिक है। गांव की संख्या क्या है 1 लाख से अधिक है। तो गांव की जो संख्या है वो है 1,06,774। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2019 के डेटा के आधार पर तो 1,06,774 क्या है गांव है। 1,06,774 यहाँ पर गांव है यूपी में। और टोटल अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,930 के करीब क्या है गांव हैं। तो 6,40,000 या 41,000 क्या है गांव है पूरे भारत में, जिनमें से यूपी में क्या है इतने गांव है। अगर हम देखें तो पूरे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहां करती है गांव में निवास करती है और पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है यूपी की जनसंख्या। यूपी में लगभग 14 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो है 14-15 करोड़ वो क्या है गांव में निवास करती है और बाकी यहाँ पर क्या करती है शहरों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और 1989 में बनी थी उर्दू। 1989 में इसको बना दिया गया था साथ में क्या उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा जो है वो क्या है हिंदी। और 1989 में एक भाषा और बना दी गई वो क्या हो गई उर्दू। तो ये दो भाषाएं क्या है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हैं। हिंदी थी पहले, बाद में क्या हुआ बाद में उर्दू 1989 में इसको इसमें जोड़ दिया गया। और राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ पर है बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है बारहसिंगा।
ये क्या है, राजकीय पशु है। तो राजकीय भाषा क्या है, दो है, ध्यान रखना, एक हिंदी है एक उर्दू है। हिंदी भी है उर्दू भी है, जैसे उत्तराखंड में संस्कृत भी है, ऐसे यहाँ पर क्या है, हिंदी भी है उर्दू भी है। तो यहाँ दो भाषा है। 1989 में उर्दू बनी, ध्यान रखना है। उर्दू कब बन गई, 1989 में दूसरी राजकीय भाषा बन गई। और राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु यहाँ पर बारहसिंगा है। जबकि राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस है अथवा क्रैच या फिर क्रॉच। राजकीय पक्षी यहाँ पर क्या है, सारस। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है या फिर क्रॉच। क्रॉच क्या है यहाँ पर है। तो राजकीय भाषा क्या है, हिंदी उर्दू। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। जबकि राजकीय वृक्ष यहाँ पर अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। अशोक क्या है यहाँ पर, राजकीय वृक्ष है। तो ये चार चीजें आती हैं, राजकीय भाषा आती है, राजकीय पशु आती है, राजकीय पक्षी आती है और राजकीय वृक्ष आते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प यहाँ पर है पलाश का, पलाश। जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, पलाश, पलाश है। और राजकीय चिन्ह की अगर बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह जो इसमें है, जो यूपी का है, एक व्रत बना हुआ है और उसमें क्या है, मछली है। एक व्रत बना हुआ है, उसमें मछली है और धनुष बाण का ऐसा निशान दिखाई देता है। तो वो क्या है, राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह यहाँ पर है मछली। और ये मछली किसमें है, एक व्रत में है। व्रत यानी गोल। गोल क्या है, इसमें मछली है और बीच में से क्या है, धनुष बाण बना हुआ है, तीर और धनुष बना हुआ है। और मछली क्या है वहां पर दिखाई दे रही है। जैसे अर्जुन ने क्या है, मछली में क्या लगाया था, निशाना लगाया था, सेम वैसे ही है। तो राजकीय चिन्ह क्या है, मछली है। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, फिर बनी उर्दू। और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, क्रॉच है। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। और राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती हैं पेपर में, सिंपल चीजें हैं। और क्या है, कभी कभी थोड़ा लगता है कि ये पढ़ाई नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है, इसकी हमें लंबाई देखनी है, कैसे क्या लंबाई है इसकी या फिर चौड़ाई वगैरह क्या है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का मैप बनाएं तो एक सिंपल सा मैप जो है माइंड में ध्यान में रहना चाहिए कि यूपी कैसे होगा। ये सब ये हमारा यूपी है। यूपी सामान्यतः ऐसा ही है, मैप में देखना आप, ऐसा यूपी बना हुआ है। तो अगर हम देखें यूपी की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यूपी की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई देखी जाए, अगर हम इसकी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई देखें तो लगभग 650 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम इसकी लंबाई देखें तो कितनी है, लगभग 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर। और अगर हम इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो यहाँ पर लंबाई है 200 कितनी 240 किलोमीटर। यहाँ पर इसकी लंबाई कैसी है, 240 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश जो है वो एक लंबवत आकार में बना हुआ है। और एक जो हिस्सा यहाँ दिख रहा है ये ललितपुर का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कहाँ का है, सोनभद्र का हिस्सा है। ये हिस्सा है सोनभद्र का और ये हिस्सा है ललितपुर का। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो पांव पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बलिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो पूंछ की भांति निकला हुआ है, बलिया। तो सोनभद्र, ललितपुर, बलिया यहाँ दिख रहा है। और ये ऊपर दिख रहा है सहारनपुर, ऊपर क्या है, सहारनपुर है। और यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यहाँ पर है शामली, शामली। तो ये इसलिए बनाए गए हैं कि ये यूपी की सीमाएं हैं। ये पूर्वी सीमा है यूपी की, ये दक्षिणी सीमा है यूपी की, ये पश्चिमी सीमा है, ये उत्तरी सीमा है। यानी सीधा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, या फिर उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सीधी बात हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है जो पूरा से पश्चिम की ओर है वो 650 किलोमीटर है। ये लाइन बना दी है यहाँ पर समझने के लिए, बनेगी अलग से, लेकिन दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 650 किलोमीटर की है पूरब से लेके
पश्चिमी तक की। ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना, ये उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण। ये क्या है, दक्षिण है ये चीज। तो यहां पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो है, जो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है 650 किलोमीटर की, और दक्षिण की ओर कितनी है, 240 किलोमीटर की। अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की बात करें कि इसका पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसका पूर्वी जिला है बलिया। यहां पर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बलिया। बलिया क्या है, पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। बलिया क्या है, पूर्वी जिला। और पश्चिमी जिले की बात करें तो पश्चिमी जिला यहां पर है, जिसको हम कहते हैं शामली। क्या कहते हैं, शामली। ये पश्चिमी जिला है। और उत्तरी जिला की बात करें तो उत्तरी जिला यहां पर है, ये हमारा है सहारनपुर। सहारनपुर जो कि लकड़ी या फिर काष्ठ कला के लिए क्या है, फेमस है। और दक्षिणी जिले की बात करें तो दक्षिणी जिला हमारा क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र क्या है, दक्षिणी जिला। यहाँ पर सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं, सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं। तो बलिया क्या है, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। या फिर हम कहें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में मिलाना हो तो पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र है। सोनभद्र क्या है, नीचे निकला हुआ है ललितपुर की अपेक्षा। ये ललितपुर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, सोनभद्र है, और सोनभद्र थोड़ा नीचे निकला हुआ है ललितपुर की अपेक्षा, इसलिए क्या है, ये दक्षिण में ज्यादा फैला हुआ है, तो दक्षिणी जिला ये होगा। तो ये यूपी के 4 ऐसे जिले हैं जो क्या है, यहाँ पर है कि समझ में आता है कि हाँ, ये यूपी के क्या है, कुछ जिले हैं जो क्या है, इसकी कॉर्नर पे है, फिर इसकी सीमा पे दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक देश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उस देश का नाम है, अंतरराष्ट्रीय देश है, उस देश का नाम है नेपाल। क्या है, उत्तर में है एक देश है, यानी उत्तर प्रदेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किससे लगती है, नेपाल से लगती है। और नेपाल कहां पर है, उत्तर में है। नेपाल कहां पर है, उत्तर में है। यहां से सीधा एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर नेपाल से नहीं लगती है। तो यहाँ पर कुछ जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। सामान्य तौर पे ये जिले क्या है, सीधा ऐसे पूछे जाते हैं कि इन जिलों को कि नेपाल से लगने वाले या नेपाल को छूने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर लगाओ, यहां से इस साइड की ओर लगाओ, या फिर यहां से पश्चिम से पूरब की ओर। या तो आप इसको कैसे लगाओ, पूरब से पश्चिम की ओर लगाओ क्रम से, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर लगाओ क्रम से। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और तीसरा ये बनता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल से टच नहीं होता है। ये तो यहाँ पर देखना है, पूरा हम देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे जिले जो किससे लगते हैं, नेपाल से लगते हैं। तो ये नेपाल है ऊपर, ये नेपाल है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर उत्तराखंड फैला हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर हम नेपाल को एक माइंड सेट बना के चलते हैं कि ये नेपाल है ऊपर, और नेपाल क्या है, यहाँ पर ये जिले कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहला जिला जो लगता है वो है पीलीभीत। पीलीभीत किससे लगता है, नेपाल से। सबसे पहला जिला कौन सा होगा, पीलीभीत। और फिर दूसरा जिला अगर हम देखें तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी पहला जिला कौन सा है, पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच। तीसरा क्या है, बहराइच। तीसरा क्या है, बहराइच। और चौथा जिला यहां पर है श्रावस्ती। चौथा क्या है, श्रावस्ती। तो पहला जिला पीलीभीत है, दूसरा लखीमपुर खीरी है, तीसरा बहराइच है, चौथा श्रावस्ती है, फिर आता है बलरामपुर। इसके बाद जो जिला टच होता है वो कौन सा है, बलरामपुर। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, थोड़ी इसकी क्या है डायरेक्शन, इसकी जो स्थिति है वो थोड़ी यहाँ वहां हो सकती है, लेकिन ये क्रम है, ये क्रम है जिलों के। पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं। पश्चिम से पूरब की ओर चलने पर अगर आप पश्चिम में यहाँ पर खड़े हैं सहारनपुर में, और यहाँ से जाओगे आप थोड़े आगे से निकलोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप जैसे ही जाओगे वैसे आपको ये जिले मिलेंगे। पूरब की ओर जाओगे तो पूरब की ओर जाओगे तो आपके ये क्रम से जिले क्या होंगे, यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर क्या होंगे, ये सारी जगह स्थित है, तो यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो पीलीभीत से लेकर आप कहाँ पहुंचोगे, महाराजगंज तक पहुंचोगे। तो क्या है, बलरामपुर है। बलरामपुर के बाद आता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद आता है महाराजगंज। सिद्धार्थनगर के बाद क्या आता है, महाराजगंज। तो ये जिले हैं। पहला क्या है, पीलीभीत है, दूसरा क्या है, लखीमपुर खीरी है, तीसरा क्या है, बहराइच है,
चौथा क्या है श्रावस्ती है, पांचवा क्या है बलरामपुर है, छठा क्या है सिद्धार्थनगर है और सातवां क्या है महाराजगंज है। तो ये सारे जिले किससे मिलते हैं नेपाल से मिलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो सीधा आएगा कि निम्न में से कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से नहीं टच होता है या नेपाल से नहीं मिलता है, ऐसे। या फिर ऐसे आएगा कि उत्तर प्रदेश के जिलों को, जो जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से टच होते हैं, नेपाल से संलग्न हैं, उन जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर मिलाएं। तो पूरब से पश्चिम की ओर मिलाएंगे तो ऐसे आएंगे, और पश्चिम से पूरब की ओर मिलाएंगे तो ऐसे आएंगे। अगर सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर मिलाएं तो सीधा आएगा महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, ये लिखा है ना पूरब और ये लिखा है पश्चिम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से जब बढ़ेंगे तो हमें ऐसे जिले मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, इसके बाद बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत, फिर पीलीभीत। और अगर हम पश्चिम से चले पूरब की ओर तो हमें पीलीभीत मिलेगा, फिर लखीमपुर खीरी मिलेगा, फिर बहराइच मिलेगा, फिर श्रावस्ती मिलेगा, फिर बलरामपुर मिलेगा, फिर सिद्धार्थनगर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा महाराजगंज मिलेगा। तो ये क्या है नेपाल से लगने वाले जिले हैं। नेपाल से लगने वाले क्या है जिले हैं जो नेपाल की सीमा को क्या करते हैं टच करते हैं, और यूपी जो है उसकी सीमा नेपाल से टच होती है। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है नेपाल की लगती है। पहले दो देशों की लगती थी, चीन की भी लगती थी, चीन की लगती थी और नेपाल की लगती थी। लेकिन क्या हुआ उत्तराखंड जब से बन गया, जब से क्या हुआ उत्तराखंड यहाँ से बन गया तो उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है, ना कि यहाँ पर यूपी की लगती है। ठीक है, तो ये चीज आगे देखो, आगे एक कंसेप्ट यहां पर आता है एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो इस नेशनल कैपिटल रीजन में 8 जिले आते हैं। 8 जिले क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं, इन्हीं 8 जिलों को पूछा जाता है। आगे इनको बढ़ाकर 12 करने की योजना है, प्लान क्या है, इनको बढ़ाकर 12 करने की योजना है। पहले 7 होते थे, 7 जिले शामिल होते थे, फिर एक जिला बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई है। यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है उसके आसपास के क्षेत्र को मिला के 8 जिले क्या है इसमें शामिल होते हैं यूपी के। यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल होते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल होते हैं। हमें केवल यही ध्यान में रखना है कि यूपी के 8 जिले जो है वो कहां पर शामिल होते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्या होते हैं शामिल होते हैं। और उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 31.8% शामिल होता है किसमें, एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 31.8% शामिल होता है एनसीआर में। और एनसीआर में यूपी के आते हैं 8 जिले, एनसीआर में क्या आते हैं, यूपी के 8 जिले आते हैं। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन यहां से। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं नेशनल कैपिटल रीजन है क्या और कौन कौन से जिले क्या है नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। अलग अलग बनाना है इनको, फिर से मैं बनाना यूपी का है यहां पर। तो ये जो एरिया है ना, यहां से ये जो एरिया है ये आता है एनसीआर। एनसीआर ये जो एरिया क्या कहलाता है, एनसीआर कहलाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। यही दिल्ली है, ये क्या हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन हो गया। इसमें शामिल होने वाले जो जिले हैं, जो 8 जिले हैं, इनमें से पहला है गाजियाबाद। एनसीआर में बात कर रहे हैं, एनसीआर में पहला जिला हमारा शामिल क्या होगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद ये पहला जिला है, एनसीआर में क्या होगा शामिल होगा। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर, फिर क्या होगा गौतम बुद्ध नगर, फिर क्या होगा बुलंदशहर होगा। तो पहला क्या है गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर बुलंदशहर है, इसके बाद हापुड़ है, फिर मेरठ है, फिर बागपत है। हापुड़ है, मेरठ है, मेरठ के बाद क्या है बागपत। हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है। तो क्या होगा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और बागपत। इसके बाद आता है शामली, इसके बाद आता है शामली, और शामली के बाद आता है मुजफ्फरनगर। शामली के बाद क्या आता है मुजफ्फरनगर। ये कितने हो गए 8 जिले, ये 8 जिले हो गए। पहला गाजियाबाद है, दूसरा गौतम बुद्ध नगर है, तीसरा बुलंदशहर है, चौथा हापुड़ है, पांचवा मेरठ है, छठा बागपुर है, सातवां शामली है और आठवां क्या है मुजफ्फरनगर है। ये तो ये वाले जो जिले हैं ना, ये जिले किस में आते हैं एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं।
ये जो जिले यहाँ पर लिखे हुए हैं ऊपर उत्तर की ओर, ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। और यहाँ पर जो जिले लिखे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए सामने यूपी के पश्चिम में जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जिले जो हैं, ये सारे जिले नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आते हैं। पहले 7 जिले थे, बाद में 8 कर दिया गया, आगे इसको 12 जिलों तक फैलाने की योजना है। तो इसमें 4 और जिले शामिल करने की योजना है। जो 4 जिले यहाँ पर हमारे होंगे, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, इन 4 जिलों को और एनसीआर में करने का प्लान है। तो एनसीआर में फिर आगे चल के कितने हो जाएंगे, 12। आगे चल के कितने हो जाएंगे, 4 मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 जिले हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में इन जिलों की संख्या कितनी है, यूपी के 8। यूपी के 8 जिले क्या होते हैं, एनसीआर में शामिल होते हैं। और यूपी के क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 31.8% किसमें शामिल होता है, एनसीआर में शामिल होता है। ये चीज है एनसीआर, ठीक है। तो ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है और ये अलग है ना। एनसीआर क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है, तो उसके आसपास वाला क्षेत्र क्या होगा, बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तभी तो ये शहर कैसे हैं, डेवलप है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह इसमें आता है, गाजियाबाद, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। ये अभी कुछ समय पहले यहाँ पर दंगा भी हुआ था मुजफ्फरनगर में, है ना। तो वही चीज, तो ये है कि एनसीआर में ये शामिल होंगे। और यहाँ पर क्या होंगे, नेपाल में शामिल होंगे। नेपाल में क्या है, नेपाल के जिले कौन सी, जो नेपाल से सीमा लगाती हैं, संलग्न है, वो जिले हैं ऊपर लिखे हैं। और यहाँ पर क्या है, एनसीआर में शामिल है। तो ये, तो पहले तो यूपी के मैप पर कमांड होनी चाहिए कि यूपी का मैप कैसे बनाते हैं। तो 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस करना है कि यूपी को मैप को बनाना है, मैप से समझना है कंडीशन को, चीजों को। अगर ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा कि कितने जिले हैं, 75 जिले कहाँ तक याद करोगे, बिल्कुल याद नहीं होंगे। विदाउट मैप के नहीं होंगे, मैप लेना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो ज्योग्राफी पढ़ोगे तब लेना पड़ेगा। तो मार्केट से जाओ, एटलस लेना और यूपी का लेना खाली, एक अलग से आता है यूपी का मैप, वो। ठीक है, ये हमारा सोनभद्र है, ये ललितपुर है, और ये क्या है, बलिया है। अभी कहा ना, बलिया क्या है, पूर्वी जिला है। बलिया क्या है, यूपी का पूर्वी जिला है। दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र। पश्चिमी जिला क्या है, यहाँ पर निकला हुआ है शामली, शामली है। उत्तरी जिला क्या है, उत्तरी जिला हमारा क्या है, उत्तरी जिला है सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर। अभी हमें यहाँ पर ये देखनी है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने उससे राज्यों से लगती है। ऐसे कितने राज्य जिनसे क्या है, यूपी की सीमा लगती है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर 8 ऐसे जिले आएंगे जिनकी सीमा किससे है, यूपी से लगती है। 8 जिले नहीं, राज्य। 8 ऐसे राज्य आएंगे जिनकी सीमा किससे लगेगी, यूपी से लगेगी। तो 8 उन राज्यों को हमें क्या है, देखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इससे क्या है, सीमा लगती है। यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश इससे क्या होती है, यूपी की सीमा लगती है। यूपी की सीमा किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम आगे आए, तो इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो यहां से लग जाता है उत्तराखंड। यहां से क्या लग जाता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, यहां से क्या लगेगा, उत्तराखंड लगेगा। तो उत्तराखंड की सीमा क्या होगी, यहां पर यूपी से लगेगी। यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसी साइड चलते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो यहां तो नेपाल आ गया, ये वाला क्षेत्र पूरा, ये क्या है, नेपाल है पूरा क्षेत्र। पीलीभीत से हमने देखा था ना महाराजगंज तक जो जिले थे वो क्या थे, नेपाल से लगते थे। यहाँ तो नेपाल आ गया। यहां से शुरू होता है बिहार, क्या होता है, बिहार। यहां से क्या शुरू होता है, बिहार शुरू होता है, और बिहार यहां पर लगता है यहां तक, सोनभद्र के ऊपर तक थोड़ा। यहां पर क्या होता है, बिहार
लगता है, या बिहार क्या होता है, टच होता है। बिहार की सीमा किससे मिलती है, यूपी से मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगता है झारखंड। तो ये क्या है, सीमा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है ना मैप में। जब यहाँ बनाएंगे तो प्रॉपर जिले नहीं ले पाएंगे ना, तो हमको एक कंसेप्ट बनाना है कि यूपी में कहाँ पर कौन सा राज्य है ना, तो ये देखना है। तो यहाँ बिहार है, यहाँ झारखंड है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश इस कॉर्नर पे ऐसे, फिर उत्तराखंड आएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा नेपाल। नेपाल तो हमारा राज्य है नहीं, तो राज्य में शामिल नहीं होगा नेपाल, इसलिए हमने क्या है पहले देख लिया कौन कौन से जिले शामिल होंगे। तो पीलीभीत से लेके क्या है महाराजगंज तक हमें जिला यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहला राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड मिलेगा, फिर क्या होगा बिहार मिलेगा, फिर मिलेगा झारखंड, फिर क्या मिलेगा झारखंड। और फिर यहां से अगर हम आएंगे यहाँ तक, तो यहां तक शामिल होता है छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ शामिल होगा इसमें। तो हमें ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ से क्या होगी सीमा यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर क्या शामिल होगा, छत्तीसगढ़। ठीक। तो पहला राज्य हिमाचल, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़। यहाँ पर लिख लो वरना भूल जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नेपाल मिलेगा। नेपाल यहाँ से लेके यहाँ तक, और नेपाल भारत का राज्य नहीं है। सम्राट अशोक के टाइम पे शायद नेपाल क्या था, राज्य था, क्योंकि तभी तो अशोक ने लुम्बिनी में कर माफ किया था। लुम्बिनी जब अशोक गया तो अशोक ने क्या कर दिया, कर माफ कर दिया। और लुम्बिनी अभिलेख से हमें क्या चलता है, पता चलता है कि अशोक ने क्या किया था कि लुम्बिनी का कर माफ किया था। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद यहां तक जो क्षेत्र है, यहां तक का क्षेत्र में शामिल होगा एमपी, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। ये ललितपुर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ये शामिल होगा मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य शामिल होगा, मध्य प्रदेश का। और इसके बाद यहां पर अगर आए तो यहां पर शामिल होगा राजस्थान। मथुरा में क्या है, राजस्थान। मथुरा में थोड़ा, मथुरा के बीच में क्या है, राजस्थान यहाँ पर पड़ता है थोड़ा सा। ठीक। तो इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो इसके ऊपर हमें मिलेगा हरियाणा और दिल्ली, है ना। दिल्ली तो हमने कहा ही है, एनसीआर राजधानी क्षेत्र है ना। तो दिल्ली क्या होगा, यहाँ पर टच होगा। और हरियाणा भी क्या होगा, यूपी में टच होगा। तो ये चीज, तो ये जिले यहाँ पर होंगे, सॉरी ये राज्य यहाँ पर होंगे। तो उत्तराखंड जो है, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो ऐसे मिलेगी इन राज्यों से। यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि किस राज्य से यूपी की सीमा नहीं मिलती है, या फिर सीधा आएगा ये कौन कौन से जिले। तो मैपिंग जब करेंगे तो मैपिंग में हम देख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं आउटलाइन में, फिर यहाँ पर कौन कौन से जिले आएंगे, ऐसे कौन से जिले आएंगे जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। फिर मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले देखेंगे, राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिले, और दिल्ली से बनाने वाले जिले, हरियाणा से बनाने वाले जिले, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले। ये चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। जब मैपिंग करेंगे तब यहाँ पर इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हम हर एक जिले यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे अगली क्लास में क्या होगा कि हम यहाँ पर हर जिले बना देंगे। कॉर्नर वाली जो आउटलाइन होती है ना, ये सारी आउटलाइन बना देंगे आपको कि कौन सा जिला कहाँ पर है, और फिर आप क्या करोगे उसको स्टडी करना है, मैप ऐसे ही बनाना है ना। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो इन राज्यों से क्या होती है, मिलती है। इन राज्यों से क्या होती है, मिलती है। यहाँ पर क्या है, पीलीभीत है, यहाँ पर क्या है, महाराजगंज है ना। तो पीलीभीत और महाराजगंज, और यहाँ पर क्या है, सहारनपुर से पीलीभीत के बीच में उत्तराखंड है, पीलीभीत से महाराजगंज के बीच में क्या है, नेपाल है, और महाराजगंज से यहाँ पर अगर हम देखते हैं सोनभद्र, तो सोनभद्र तक क्या है, बिहार है। और सोनभद्र से फिर आगे देखेंगे सोनभद्र तक तो झारखंड है, फिर सोनभद्र से ही सोनभद्र तक क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा। और फिर यहाँ से सोनभद्र से अगर हम देखें तो आगे आगरा तक देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मध्य प्रदेश मिलेगा। और आगरा से शुरू हो जाएंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा, राजस्थान। कहाँ तक, मथुरा तक। तो मथुरा तक क्या मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा। इसके आगे फिर दिल्ली है, फिर हरियाणा है, और फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा, या उत्तर प्रदेश किन सीमाओं से लगता है, किन राज्यों से लगता है ये। तो राज्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पर देखो 1 हिमाचल 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और हरियाणा 8। ये और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है
दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर इन राज्यों से क्या होगा, कौन जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश क्या करेगा, सीमा साझा करेगा। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो हमारा होगा वो होगा लखीमपुर खीरी। वो क्या होगा, लखीमपुर खीरी यहाँ पर स्थित है, इस वाले एरिया में। यहाँ पर क्या है, लखीमपुर खीरी स्थित है और हापुड़ यहाँ स्थित है, एनसीआर वाले रीजन में। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा है लखीमपुर खीरी, और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो हमारा है वो होगा हापुड़। पहले था संत रविदास नगर भदोही, पहले क्या था, संत रविदास नगर भदोही था, जिसका जो क्षेत्रफल था वो 1000 से थोड़ा सा अधिक या फिर 1066 या 60 वर्ग किलोमीटर था, जबकि हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 660 वर्ग किलोमीटर, फिर 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो हापुड़ क्या है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। हापुड़ क्या है, हापुड़ उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। जबकि लखीमपुर खीरी क्या है, जबकि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है, जिला है। तो हापुड़ क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, और लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला। लखीमपुर खीरी यहाँ पर है, हापुड़ यहाँ पर आएगा इस क्षेत्र में, ठीक है। अगर हम देखें तो पहले संत रविदास नगर था सबसे कम क्षेत्रफल वाला, लेकिन वर्तमान में क्या है, हापुड़ है। संत रविदास नगर का पुराना नाम है भदोही। भदोही, और भदोही किसके लिए जाना जाता है, कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए क्या है, भदोही फेमस है। तो भदोही का नाम बदलकर हो गया है संत रविदास नगर। तो पहले वो था संत रविदास नगर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन उसका जो अगर हम वर्तमान में देखें तो उसका जो एरिया है वो एरिया 1000 वर्ग किलोमीटर, जबकि हापुड़ का 600 प्लस है या 600-700 के बीच में है। तो हापुड़ क्या हो गया, सबसे छोटा जिला हो गया। तो ये दो चीजें, लखीमपुर खीरी क्या है, सर्वाधिक बड़ा जिला है, और हापुड़ क्या है, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, ऊपर है। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होगी सबसे अधिक क्या होगी, सॉरी उत्तर प्रदेश में क्या है, जो वर्षा सबसे अधिक होगी वो कहां पर होगी, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहां पर होगी, मथुरा में। मथुरा राजस्थान वाले एरिया से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में क्या है, वर्षा कम होती है, राजस्थान में वर्षा क्या होगी, कम होगी। और गोरखपुर में क्या है, वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो गोरखपुर क्या है, गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जबकि मथुरा क्या है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सीधा पॉइंट रखना कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। कहां पर होती है, मथुरा जिले में होती है। और अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन, सबसे अधिक फॉरेस्ट अगर देखें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, जो वन रिपोर्ट आती है प्रत्येक 2 वर्ष पर आती है, तो 2019 में अभी लेटेस्ट आई है, पहले 17 में आई थी, फिर 19 में आई है, वही लेटेस्ट है 2019 की वन रिपोर्ट। उस वन रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्या है, सर्वाधिक वनों वाला जिला है। सर्वाधिक वनों वाला क्या है, जिला है, या फिर सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं, यूपी में, सोनभद्र में। और सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं, संत रविदास नगर में। सबसे कम वन कहां पाए जाएंगे, संत रविदास नगर में, और सबसे अधिक वन कहां पाए जाएंगे, सोनभद्र में, ये वाला जिला जो है। तो 2 पॉइंट बनेंगे सीधे कि 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सबसे अधिक वन, तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में क्या है, सबसे अधिक वन, तथा उत्तर प्रदेश के संत रविदास नामक जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। 2 ही जिले आते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक वर्षा कहां पर होगी, गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहां पर होगी, मथुरा में। और सबसे अधिक वन कहां पाए जाएंगे, सोनभद्र में। और सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही कहते हैं। भदोही किसके लिए जाना जाता है, कालीन के लिए जाना जाता है ना, कालीन। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, कि उत्तर प्रदेश का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में क्या है, चौथा है क्षेत्रफल के मामले में। पहले 5वां था, लेकिन आंध्र प्रदेश क्या हुआ, टूट गया,
आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग राज्य बन गए, तो यूपी कहाँ आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। और जनसंख्या के मामले में तो टॉप पर है, 19,98,00,000 के करीब क्या है जनसंख्या यूपी की है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इतनी जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्या है क्षेत्रफल है। यूपी का क्षेत्रफल इतना है। पूरे भारत में यूपी का स्थान कौन सा है, चौथा है, फोर्थ है। यूपी क्या है, चौथा स्थान है यूपी का, किसमें, पूरे भारत में। किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान है। पहले पांचवा था, अब क्या हो गया है, चौथा स्थान हो गया है। तो पहला कौन है, राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो पहले कौन मिलेगा हमें, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। पहले राजस्थान मिलेगा हमें, सबसे बड़ा जिला, पूरे सबसे बड़ा राज्य पूरे भारत में। इसके बाद आएगा एमपी, और फिर आएगा महाराष्ट्र, और फिर आएगा यूपी। इसके बाद आएगा एमपी, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर क्या आएगा हमारा यूपी चौथे नंबर पर। ठीक है, तो यूपी जो है चौथे नंबर पर है। और अगर देखा जाए तो यूपी पूरे भारत का जो स्थल है, पूरे भारत का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का यूपी में 7.33% है। कितना है, 7.33% क्या है यूपी का है क्षेत्रफल पूरे भारत के। यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल कहां पर है, यूपी में है। और अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत यूपी में निवास करता है, तो लगभग 16.5% क्या करता है, यहाँ पर निवास करता है। यानी 16.50 जनसंख्या क्या है यूपी में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अगर हम देखें इसकी जनसंख्या यूपी की कितनी है, तो यूपी की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 19,98,12,341 के आसपास है। ये डेटा है कि यहाँ की जो जनसंख्या है 2011 के आसपास, तो 19,98,12,341 यहाँ पर क्या है जनसंख्या है। और ये जनसंख्या पूरे भारत की कितनी है, 16.5% या 50%। यानी 16.5% जनसंख्या क्या करती है, यूपी में निवास करती है। पूरे भारत के क्षेत्रफल कितना है, 7.33% है। और इसको अगर हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है यूपी का क्षेत्रफल है। यूपी का क्षेत्रफल क्या है, इतना होगा। अब देखो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक क्या है, 10 बार क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आर्टिकल 356 कितने बार लग चुका है, 10 बार लगभग लग चुका है। सबसे पहले तो पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन पूरे भारत में, जब पंजाब को पेप्सू कहते थे तब लगा था। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अब तक क्या है, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 10 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन। कितने बार लगा है, 10 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। और अगर हम इसकी पहली बार की बात करें तो 1968 में लगा था, 1968 से 1969 तक। यानी 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक क्या हुआ था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था यूपी में। 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, एक साल के लिए। 1968 से 1969 तक लगा, लेकिन अब तक कितने बार लग चुका है, 10 बार यूपी में क्या है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और यूपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वो क्या थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये क्या थे, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये क्या बने, यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू। प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। अब तक क्या है, ये एक ही महिला है जो क्या है यूपी की राज्यपाल बनी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी, सुचिता कृपलानी। सरोजिनी नायडू क्या है,
सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू क्या थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। और जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे चल के क्या होता है? आगे सुचित्रा कृपलानी बनती हैं उत्तर प्रदेश की क्या? प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और अब तक जो एससी मुख्यमंत्री हैं मायावती हैं, 4 बार क्या है यूपी के मुख्यमंत्री बनी है। 4 बार क्या बनी है? यूपी के मुख्यमंत्री बनी है। कौन? मायावती 4 बार। और सर्वाधिक बार अगर हम देखें जो राज्यपाल बने हैं तो वो बने हैं मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी क्या है? 2 बार। मोहम्मद शफी कुरैशी क्या है? 2 बार भारत क्या नाम यूपी के राज्यपाल बने। तो सबसे अधिक बार क्या हुआ? यूपी के राज्यपाल बन चुके हैं। और मायावती क्या है? 4 बार। 4 बार क्या रही हैं यहाँ पर? मुख्यमंत्री रही हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो पुरुषोत्तम राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो हमारे यहाँ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे वो थे चंद्रभान। चंद्रभान। चंद्रभान क्या थे? विधान परिषद के सभापति चंद्रभान। अभी कहा था ना कि यहाँ का जो विधानमंडल है 2 सदन होते हैं, यानी एक विधान परिषद और एक विधान सभा। विधान परिषद कैसा होता है? राज्यसभा के समान होता है, वैसे ही शक्तियां होती हैं, कार्य होते हैं। और विधानसभा में जो बने थे कौन बने थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन क्या बने? ये पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने। और विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभान थे। ये 2 नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक नाम और आता है, एक नाम आता है यहाँ पर न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जो उत्तर प्रदेश के क्या बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। कमलाकांत वर्मा क्या बने? उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश के प्रथम क्या बने? न्यायाधीश बने। तो ये 3-4 चीजें। गोविंद वल्लभ पंत क्या बने? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू क्या बनी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल ही है प्रथम। और वैसे भी राज्यपाल क्या है? पहली है। और इसके बाद सुचित्रा कृपलानी ये क्या बनी? सीएम बनी थी, प्रथम महिला। और फिर चंद्रभान क्या थे? विधान परिषद के अध्यक्ष थे, यहाँ पर सभापति थे। अध्यक्ष में सभापति होता है यहाँ पर। और विधानसभा के जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। ये क्या है? वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यूपी का जो विधानमंडल है द्विसदनीय है। यूपी का विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होता है। विधान परिषद में अभी कहा है कि 100 मेंबर होंगे, 99 + 1 होंगे। और विधानसभा में 404 मेंबर होंगे, जिसमें से 403 + 1 होंगे, यानी एक यहाँ पर कौन आएगा? एंग्लो इंडियन आएगा। ये चीज तो उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी व्याख्या थी, कैसे उत्तर प्रदेश है, किन राज्यों से मिलता है, कौन सी सीमा यूपी की थी। अगला टॉपिक इसी में हमारा है उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिक कंडीशन या फिर ज्योग्राफिक